नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बेहतरीन क्लास कराएंगे आपको भाई। 100 क्वेश्चन कराएंगे, महा मैराथन है। हर एमसीक्यू के साथ डिटेल आपको देखने को मिलेगा। पूरे यूट्यूब में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। डेली यहाँ पर जो है ऐसे मैराथन क्लासेस लाई जा रही है जो आपकी तैयारी को एकदम सुदृढ़ बनाएंगे। आप इस टेस्ट को लगाइए और बताइए लास्ट में आपके नंबर कितने आते हैं। 3 पोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे, पोषण, स्वास्थ्य, प्रबंधन, कंप्यूटर। इन तीनों से क्वेश्चन करिए और बताइए कितने नंबर आपके आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो सब एकदम सही है, एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने सोर्स भी लिखा है कि कहाँ से इनके आंसर सही है। तो कुछ बुक में आपको गलत देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ही पढ़ के जाना। यहाँ से जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सोर्स के साथ दूंगा कि कहाँ से ये सही हुआ है। तो चलो, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन कि माँ के स्तन में दूध बनने के लिए हार्मोन सहायता करता है। तो कौन सा हार्मोन सहायता करता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ए आंसर आएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखो। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों को दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। स्त्रियों में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो स्तन ग्रंथियों को दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है, जबकि ऑक्सीटोसिन दूध निष्कासन में सहायता करता है। तो जब पूछा जाएगा कि ऑक्सीटोसिन दूध निष्कासन में सहायता करता है, और अगर आपको पूछेगा कि स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित जो करता है वो प्रोलैक्टिन है, तो याद रखना। और देखो ये सोर्स है, देखो ये देखो सोर्स का यहाँ मैं जानकारी दे दी हूँ कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है, जिससे आपको यहाँ का जो ट्रस्ट है इस चैनल का वो आपकी वो बना रहे, क्योंकि मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना करे। पहला दूसरा क्वेश्चन, यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र मार्ग की नलिका शीर्ष की निचली सतह पर खुलती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस। क्या पूछा जा रहा है? यह एक कुनिर्माण होता है जिसमें मूत्र मार्ग की नलिका शीर्ष की निचली सतह पर खुलती है, तो इसको बोलते हैं हाइपोस्पेडियस। अब इसके बारे में डिटेल देखो। हाइपोस्पेडियस एक जन्मजात विकृति होती है। क्या होती है? ये जन्मजात विकृति होती है जिसमें पुरुष शिशु का मूत्र मार्ग असामान्य रूप से स्थित होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। 2 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लगा रहे हैं तो नंबर आपके कमेंट करके जरूर बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की और वक्रता को कहते हैं। मेरुदंड की मध्य रेखा से बगल की और की वक्र रेखा को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस बोलते हैं। डिटेल देख लो। डिटेल में पूछा जा रहा है कि भैया स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी की एक असामान्य वक्रता है जो आमतौर पर किशोर अवस्था के दौरान विकसित होती है। तो आपको याद रखना है, स्कोलियोसिस जो है वो रीढ़ की हड्डी की एक असामान्य वक्रता है जो आमतौर पर किशोर अवस्था के दौरान विकसित होती है। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। सी आंसर करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। मस्तिष्क के प्रदाह को क्या कहते हैं? एन्सेफेलाइटिस। तो यहाँ पर आपका सी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए यहाँ पर देखो, एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क में सूजन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क में सूजन को दर्शाता है जो मुख्य रूप से वायरल संक्रमण के कारण होता है। तो याद रखना भाई, एन्सेफेलाइटिस जो है वो मस्तिष्क में सूजन को दर्शाता है और जो मुख्य रूप से वायरल संक्रमण का कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है मलेरिया, रतौंधी, स्कर्वी, क्वासी-ओरकर। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बना देंगे। क्वासी-ओरकर राइट आंसर आ जाएगा, डी आंसर करेक्ट आएगा। इसकी डिटेल देख लो। यह एक कुपोषण संबंधी रोग है जो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। अगर आपको एग्जाम में बन जाए कि प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, तो आप लगाना क्वासी-ओरकर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओरल थ्रस का कारण क्या है? ओरल थ्रस का कारण क्या है? जीवाणु है, फफूंद है, विषाणु है, रिक्टसिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा इसका आंसर क्या? बी, फफूंद। फफूंद जो होता है वो ओरल थ्रस का कारण होता है। उसके बारे में डिटेल देखो। ओरल थ्रस जिसको बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेन नामक फंगस के कारण होता है। क्या होता है ये? कैंडिडा एल्बिकेन फंगस के कारण ओरल थ्रस होता है जो शिशुओं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है। तो भाई ये याद रखना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पोस्टीरियर फोंटनेला का आकार होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पोस्टीरियर फोंटनेला का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, आंसर आ जाएगा बी, त्रिकोण होता है। कैसा होता है? त्रिकोण। त्रिकोण इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, नवजात शिशु में पोस्टीरियर
फोंटेनेला त्रिकोणीय आकार का होता है और यह जन्म के कुछ महीने के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, विल्मस ट्यूमर संबंधित होता है। विल्मस ट्यूमर किससे संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 8वां। 8वें का आंसर क्या आएगा? 8वें का आंसर हो जाएगा गुर्दा से। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। विल्मस ट्यूमर किससे संबंधित होता है? गुर्दे से। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, विल्मस ट्यूमर बच्चों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ प्रकार का गुर्दा कैंसर होता है। तो विल्मस ट्यूमर हमेशा याद रखना गुर्दे से संबंधित है और ये बच्चों में होने वाला दुर्लभ रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है। मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है 1 वर्ष में, 8 से 9 महीने में, 5 से 6 महीने में, 3 से 4 महीने में मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा डी। क्या आएगा? 3 से 4 महीने में मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होता है 3 से 4 महीने में। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल देखो। यह एक नवजात रिफ्लेक्स है जो जन्म के कुछ महीने बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला उपचार कहलाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इसका आंसर आ जाएगा ART। देखो याद रखना, HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला जो उपचार है उसको बोलते हैं ART। क्या बोलते हैं? ART। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए, आपको चाहिए कि भाई जो PDF है वो आपको मिल जाए और डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाए जिसमें क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन रहता है, तो हमारे एक व्हाट्सएप में ग्रुप चलता है जो कि एक पेड ग्रुप है। वहां पर अगर आप ज्वाइन होते हो तो वहां पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी और वहां पर डेली 5 मॉक टेस्ट होते हैं ऐसे ही फॉर्मेट में, MCQ विद डिटेल वाले फॉर्मेट में। तो अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर जो है आपको ज्वाइन करवा देंगे हम। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 8827419259। क्या है? 8827419259। ये नंबर है मेरा। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन तो आपको बताना है कि HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चे को दिया जाने वाला पहला उपचार क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10वें की बात करें, ART। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखो, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये किसका मतलब होता है? ART का मतलब। ART का मतलब क्या होता है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV संक्रमित व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य उपचार विधि है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, बन जाएगा ना? बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का पहला मल कहलाता है पीला मल, काला मल, यूकोनियम, मिकोनियम। आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा मिकोनियम। नवजात शिशु का पहला मल मिकोनियम कहलाता है। दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन की डिटेल। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मिकोनियम नवजात शिशु का पहला मल होता है जो गाढ़ा, चिपचिपा और हरे काले रंग का होता है। यह आमतौर पर जन्म से के पहले 24 से 48 घंटों में निकलता है। तो मिकोनियम इसको बोलते हैं। एग्जाम में आएगा, बिल्कुल उड़ा दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोस्ट्रम स्रावित होता है। कोलोस्ट्रम स्रावित होता है शिशु जन्म के बाद पहले 7 दिन तक, शिशु जन्म के बाद पहले 15 दिन तक, शिशु जन्म उपरांत पहले 3 दिन तक, जन्म उपरांत प्रथम 30 दिन तक। 12वां क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा सी, शिशु जन्म उपरांत पहले 3 दिन तक। ठीक है, कोलोस्ट्रम स्रावित कब होता है? शिशु जन्म उपरांत पहले 3 दिन तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल देखो। शिशु जन्म उपरांत पहले 3 दिन तक जो है ये जो है कोलोस्ट्रम होता है ना। और क्या होता है इसमें? एंटीबॉडीज व पोषक तत्व भरपूर होते हैं। तो यहाँ याद रखना, कोलोस्ट्रम जो है स्रावित होता है, ये होता है शिशु जन्म उपरांत के पहले 3 दिन तक। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है? देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुराना नाम क्या है? सॉरी, पुराना नाम पूछा है। ठीक है, तो अगर बात करें 13 की तो 13 का आंसर आ जाएगा EPI। क्या नाम है इसका? EPI नाम है, EPI। ये पुराना नाम है इसका, याद रखिए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन, चलिए EPI यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पहले एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कहा जाता था। तो EPI किसका पुराना नाम था? UIP का पुराना नाम क्या था? EPI। ठीक है, डिटेल आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर क्या आएगा? सी आएगा, 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। देखो ध्यान से, बच्चों में कुल 20 दूध के दांत होते हैं जो धीरे धीरे स्थायी दांतों में बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड क्लोटिंग
फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विटामिन के है भाई। विटामिन के जो है वो ब्लड कोटिंग फैक्टर्स के निर्माण को प्रेरित करने वाला विटामिन है। ठीक है, चलिए अब आपको तो ये पता है कि विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चे के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष स्वीकार की गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इसकी तो 1959 इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर। 1959 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या क्वेश्चन बन रहा है देखिए ध्यान से। गर्भधारण की उम्र 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले जन्मे शिशु को कहते हैं। गर्भधारण की उम्र से 37 हफ्ते पूर्ण होने से पहले जन्मे शिशु को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं अपरिपक्व, जिसको बोलते हैं इमेच्योर, है ना, प्रीमेच्योर बोलते हैं, प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं या अपरिपक्व शिशु बोलते हैं। जो 37 हफ्ते से पहले जन्मे शिशु को क्या बोलेंगे? प्रीमेच्योर बेबी या अपरिपक्व शिशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे की वृद्धि माप सकते हैं किलोग्राम में, सेंटीमीटर में, पाउंड्स में, लीटर में? मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर में। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीजी बचाव के लिए किया जाता है। देखो बीसीजी किसके बचाव के लिए किया जाता है? क्वेश्चन सिंपल है, आंसर आ जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग के बचाव के लिए बीसीजी दिया जाता है। यहाँ डिटेल देखो, बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। टीका टीबी क्षय रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। एग्जाम में आएगा भाई बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो आप बोलना सर टीबी रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीरियर फोंटानेल का दूसरा नाम है। एंटीरियर फोंटानेल का दूसरा नाम क्या है? तो यह है ब्रेगमा। क्या है? ब्रेगमा। अब इसके बारे में डिटेल देखो, इसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। ब्रेगमा है ना, नवजात शिशु में एंटीरियर फोंटानेल को ब्रेगमा कहा जाता है, जो सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तन दूध में इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाया जाता है। आईजीए, आईजीजी, आईजीएम में या आईजीआई में? तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये जो है बच्चों में स्तन दूध में पाया जाता है, तो ये जो आंसर आएगा ये आईजीए में पाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्तन दूध में प्रमुख रूप से सेक्रेटरो आईजीए पाया जाता है, जो शिशु को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। तो आपको पूछेगा भाई क्या पाया जाता है? तो आईजीए पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? आईजीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अपगार स्कोरिंग की कुल अंक कितने हैं? 10 है, 15 है, 25 है या 12 है? तो अपगार स्कोरिंग के जो कुल अंक है वो 10 है। कितने हैं? 10 है। तो ये ए आंसर आप लगा दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल देखो। अपगार स्कोर नवजात शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए 0 से 10 तक दिया जाता है। अपगार स्कोर क्यों दिया जाता है? नवजात शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कापलिक स्पॉट का निदान चिन्ह क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, मीजल्स, मम्पस? तो जो कापलिक स्पॉट का निदान चिन्ह क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मीजल्स। क्या है? मीजल्स। सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करें तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए बिल्कुल उसको उड़ा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम होने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ABW बोलते हैं, याद रखना। LBW बोलते हैं। अगर जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम होता है तो इसको बोलते हैं LBW। क्या बोलते हैं? LBW। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो LBW जिसको बोलते हैं लो बर्थ वेट, क्या बोलते हैं? LBW को लो बर्थ वेट। इसकी व्याख्या क्या है? यदि नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से कम होता है तो उसे लो बर्थ वेट कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, उड़ा देना क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीसीजी दिया जाता है। देखो किसके द्वारा दिया जाता है? IV मार्क के द्वारा, IM द्वारा या अधस्तवाची द्वारा या इंट्राडर्मल द्वारा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर रहेगा इंट्राडर्मल के द्वारा बीसीजी दिया जाता है।
डर्मल के द्वारा BCG दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी याद रख लेना कि भाई BCG का टीका जो है वो तो आपको पता है कि बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। ये तपेदिक या TB के लिए दिया जाता है, परंतु याद रखना कि इसको ना दाहिने कंधे पर देते हैं आमतौर पर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है परंतु पूछेगा नहीं ऐसा लगता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 27, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है 12 ग्राम होती है, 10 ग्राम होती है, 18 ग्राम होती है, 20 ग्राम होती है। उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18 ग्राम होती है। नवजात शिशु में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो सामान्य मात्रा वो 18 ग्राम होती है। 18 ग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी आंसर आप लगा देंगे। बात करते हैं 28 की। देखो BCG टीके की खोज कब हुई थी? तो BCG के जो टीके की खोज हुई थी ना, ये हुई थी ए ऑप्शन 1921 में। 1921 में BCG के टीके की खोज हुई थी। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। BCG जिसको बोलते हैं बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, टीका 1961 में अल्बर्ट कैलमेट और कैलमेट ग्यूरिन द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी याद रख लेना, इस डिटेल को याद रख लो। BCG टीका के बारे में कुछ नहीं बने छूटेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फूले जठर निर्गम संकीर्णता का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या है? फूले जठर निर्गम संकीर्णता का मुख्य नैदानिक लक्षण क्या है? तो इसका नैदानिक लक्षण है खाने के बाद दूर गिरने वाली वमन। ठीक है, चलिए देखो याद रखना, खाने के बाद दूर गिरने वाली वमन। व्याख्या क्या है कि पाइलोरिक स्टोनोसिस नवजातों में एक गैस्ट्रिक विकार है जिसमें दूध पीने के बाद जोरदार वमन होता है। वमन का मतलब होता है उल्टी। चलिए नेक्स्ट, फीमोसिस का सर्जिकल प्रबंधन क्या है? फीमोसिस का सर्जिकल प्रबंधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आ जाएगा? सर्कमसीजन। फीमोसिस का सर्जिकल प्रबंधन क्या है? सर्कमसीजन। इसके बारे में डिटेल देखो। सर्कमसीजन, फीमोसिस की स्थिति में सर्कमसीजन जिसको बोलते हैं खतना किया जाता है, जिसमें शीश्न की अग्र त्वचा को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एफ डेसिमल में डैश को दर्शाता है। देखो हेक्साडेसिमल में जो एफ होता है उसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन बन रहा है, इसके बारे में बताया आपको। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी आएगा 15। आप देखो आपको ना पता भी होना चाहिए बाकी के नंबर, तो देख लो ध्यान से। देखो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में ए का अंक होता है 10, बी का होता है 11, सी का होता है 12, डी का होता है 13, ई का होता है 14 और एफ का होता है 15। ठीक है, तो ए का 10 होता है, बी का होता है 11, सी का होता है 12, डी का होता है 13, ई का होता है 14 और एफ का होता है 15। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 33वां। एक ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? पीरियड की, अंडरस्कोर की, लोअर अल्फाबेट, अपर अल्फाबेट। मैं आपको बता दूं 33 का जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर एक और ऑप्शन है, स्पेस भी है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, एक ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस नहीं रहता। आपने देखा है ना, आप अपनी ईमेल मिला के देख लो कि आपकी जो ईमेल है उसमें कोई भी जो है स्पेस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन। अवास्ट एक उदाहरण है। देखो अवास्ट क्या है? वायरस है, एंटीवायरस है, वॉर्न है, मैसेजिंग ऐप है या फोटो एडिटर है? मैं आपको बता दूं इसके बारे में, तो इसका आंसर आ जाएगा एंटीवायरस, बी आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है 35। MS एक्सेल के नए वर्जन में कितनी पंक्तियां है? देखो MS एक्सेल का जो नया वर्जन है उसमें कितनी पंक्तियां है मैं आपको बता दूं। 35 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, कितना जाएगा ई का, देखो ये वाला आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। तो आप बोल सकते हो भाई कि आपका 1,48,576 जो है पंक्तियां है MS एक्सेल के नए वर्जन में। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट आएगा, सी आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लो MS एक्सेल 2007 और उसके बाद के वर्जन में 1,48,576 पंक्तियाँ और 16,384 कॉलम है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपको बाकी लोगों से अलग कर सकता है अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 36। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है ना उसमें अधिकतम जूम परसेंट कितना होता है? तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 400%। यहाँ लगा देंगे सी आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 37। DBMS निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राप्त करने में सहायता करता है? देखो DBMS जो है वो कौन सा विकल्प प्राप्त करने में सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो डी आंसर आएगा, ए और सी दोनों, मतलब डेटा इंडिपेंडेंस भी और सी वाला भी आएगा, सेंट्रलाइज्ड मैनर टू कंट्रोल ऑफ डाटा। ये DBMS जो है कौन सा विकल्प प्राप्त करने में सहायता करता है? तो दोनों करता है, ए वाला भी करेगा और सी वाला भी करेगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पर थोड़ा डिटेल देखेंगे। डीबीएमएस डेटा इंडिपेंडेंस प्रदान करता है और डेटा को केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित करने में मदद करता है। तो डेटा को केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित करने में डीबीएमएस आपकी मदद करेगा, डीबीएमएस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलनेट क्या है? टेलनेट क्या है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 38। इसके बारे में बात करें तो रिमोट लॉगिन है टेलनेट, ठीक है। यहाँ पर देखो टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट क्या होता है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने के लिए किया जाता है। रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसमें हाउस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है और जिसको ऑनबोर्ड बैटरी से पावर मिलती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सीमोस होता है। क्या होता है? सीमोस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीमोस इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं फटाफट। सीमोस जो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। सीमोस को फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चिप मदरबोर्ड पर होती है और सिस्टम सेटिंग को स्टोर करने के लिए ऑनबोर्ड बैटरी से ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लो। हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें सी, पाइथन, जावा ये भाषाएं आती है ना। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम पर्सन एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? तो ये जो है ना आपका, वो है आपका पर्सन है, ठीक है। देखो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वह व्यक्ति होता है जो डेटाबेस के प्रबंधन, सुरक्षा, बैकअप और रिकवरी का कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिप आर्ट एक फीचर है। देखो क्लिप आर्ट क्या है? एक फीचर है जिसका उपयोग डेस्क के लिए किया जाता है। अच्छा बताओ क्लिप आर्ट का उपयोग किसके लिए करते हैं? 42 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर 42 का आंसर आ जाएगा ए आएगा कि अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड में क्लिप आर्ट लगाने के लिए क्लिप आर्ट का उपयोग करते हैं। बाकी ये वाला गलत है ना, ये वाला भी गलत है। तो सेकंड वाला जो गलत है उसको देख लो, वो गलत क्या है? तो उसमें बोला है कि अपनी प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड में शब्दों को गलत वर्तनी को स्कैन करने में। अरे बिल्कुल गलत बात है भाई, स्पेलिंग चेकर के लिए थोड़ी होता है। इसके अलावा वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट में गलत स्पेलिंग के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को स्कैन करने के लिए, दोनों गलत आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं? देखो एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड का प्रयोग करके आप एक्सेल में चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, जो पूछा जा रहा है 44। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में वर्गीकृत किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज में वर्गीकृत किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किया जाता है? 44 की बात करें तो आंसर आ जाएगा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है क्योंकि यह हार्डवेयर के निकटतम होती है। हार्डवेयर के निकटतम जो लैंग्वेज होती है उसी को लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न विकल्पों में से कौन सा उस प्रकार का परिणाम दर्शाता है जो सही या गलत के रूप में हो? लॉजिकल, अर्थमेटिक, एल्गोरिदम, लोगारिदम। तो आपको पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन उस प्रकार का परिणाम दर्शाता है जो सही या गलत के रूप में हो? मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा लॉजिकल। लॉजिकल इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देखो। लॉजिकल ऑपरेशन केवल ट्रू या फॉल्स परिणाम देती है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या देती है? ट्रू या फॉल्स। कभी भी आपको पूछा जाएगा ना कि उन विकल्पों की पहचान करो जो उस प्रकार का परिणाम देती है सही या गलत के रूप में, तो ये लॉजिकल देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स कर्नेल द्वारा लॉन्च की जाने वाली पहली प्रक्रिया क्या है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लाइनक्स कर्नेल द्वारा लॉन्च की जाने वाली पहली प्रक्रिया क्या है? बैच प्रोसेस, बूट प्रोसेस, इनिट प्रोसेस या जुम्बी प्रोसेस। तो देखो लाइनक्स कर्नेल के द्वारा लॉन्च की जाने वाली पहली जो प्रक्रिया है वो है आपकी इनिट प्रोसेस। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और लाइनक्स कर्नेल जो है इसके बारे में देख लो। इनिट प्रोसेस लाइनक्स में सबसे पहली प्रक्रिया होती है जो सिस्टम के अन्य कार्यों को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो याद रखना, सिस्टम के अन्य कार्यों को नियंत्रित करती है inet प्रोसेस, ठीक है, inet प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सामूहिक कार्य नहीं है? मिन, मैक्स, एवरेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखो मिन, मैक्स, एवरेज
ये आपके सामूहिक कार्य में नहीं आते, ठीक है। देखो मिन मैक्स एवरेज सभी सीक्वल एग्रीगेटर फंक्शन है जो डेटा के समूह पर कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए एक्सेस में डिफ़ॉल्ट एवं अधिकतम टेक्स्ट डैश फील्ड किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 से लेकर 255 कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है। देखो कौन सा जो फाइल फॉर्मेट है वो पावर पॉइंट शो में कौन सा जोड़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखो .jpg भी जोड़ सकते हैं, .gif भी जोड़ सकते हैं, .wav भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कि ये सारे जोड़ सकते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा प्रकार अनौपचारिक रूप से नंबर क्रंचियर के रूप में जाना जाता है। नंबर क्रंचियर के रूप में किसको जानते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो सुपर कंप्यूटर को नंबर क्रंचियर के रूप में जाना जाता है। अब इसको देखो नंबर क्रंचियर के रूप में क्यों जाना जाता है, ध्यान से देखना। सुपर कंप्यूटर जो होता है, सुपर कंप्यूटर को नंबर क्रंचियर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जो है बहुत बड़े और जटिल गणितीय कार्यों को हल करने में सक्षम होता है। तो नंबर क्रंचियर किसको बोलते हैं, सुपर कंप्यूटर को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी जटिल गणनाओं को हल करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। निम्न में से किस संस्थान ने 2011 में सागा 220 सुपर कंप्यूटर बनाया। सागा 220 सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर आ जाएगा इसरो ने बनाया। इसके बारे में तो याद ही रखना, सागा 220 किसने बनाया, इसरो ने बनाया। देखो ध्यान से, सागा 220 सुपर कंप्यूटर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2011 में विकसित किया। इसरो ने कब किया, 2011 में विकसित किया। यह विशेष रूप से एरोस्पेस और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS 6.22 में कौन सा भाग उत्पाद की विशिष्टता को पहचानता है। देखो जो होता है ना MS-DOS में 6.22 में कौन सा भाग उत्पाद की विशिष्टता को पहचानता है, तो ये जो पहचानता है ये आपका 6.22 ही पहचानता है, ठीक। देखो इसके बारे में डिटेल। MS-DOS 6.22 संस्करण संख्या को दर्शाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि MS-DOS का कौन सा संस्करण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉपी और एक्स कॉपी के संदर्भ में समानता है। कॉपी और एक्स कॉपी के संदर्भ में क्या समानता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 53। इसका आंसर आ जाएगा दोनों का प्रयोग फाइल या फाइलों के समूह को कॉपी करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। चलिए 54। MS वर्ड में न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज क्या है। MS वर्ड में पूछा, ध्यान रखना, मैंने अभी आपको MS पावर पॉइंट में बताया था 400%। MS वर्ड में पूछेगा, लगा देना भाई 10,500। चलिए देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि भाई MS वर्ड में जूम का न्यूनतम स्तर 10% होता है और अधिकतम 500% होता है। तो यहाँ पर याद रखना भाई, यहाँ पर आएगा आपका 500%, है ना। 10,500 बोल रहा हूँ। देखो 10 जो होता है न्यूनतम और 500 होता है अधिकतम। मैं यहाँ पर कॉमा भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए ना। 10,000 बोल रहा हूँ मैं, फ्लो में मुझसे भी गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए डिटेलिंग देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्लास देखते हो ना, डिटेलिंग देखा करो। एक वीडियो से इतने क्वेश्चन बनेंगे ना, और पूरे क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन लाई जा रही है बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से। सोर्स भी लिखा है कहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है। हर बार जब हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं, यह कंट्रोल फाइलें चेक करेगा। देखो जब भी हम कंप्यूटर को खोलते हैं ना, तो कौन कौन सी फाइलें चेक करेगा। देखो ये कमांड करेगा, command.com, फिर io.sys, MS-DOS.sys, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो है ये आपका चेक करेगा जब भी हम कंप्यूटर को खोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक यूजर को एक साइट से दूसरी साइट पर कनेक्शन स्थापित करने और फिर लोकल होस्ट से रिमोट होस्ट को की स्ट्रोक पास करने की अनुमति देता है। तो कौन देता है, तो ये देता है आपका टेलनेट देता है। कौन देता है, टेलनेट, सी आंसर, ठीक है। देखो टेलनेट क्या होता है, एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर की स्ट्रोक भेजने की अनुमति देता है। तो आपको पूछा जाएगा कि की स्ट्रोक अनुमति देने की अनुमति कौन देता है, तो ये देता है टेलनेट। कौन देता है, टेलनेट, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर का प्रकार है। लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। जो आंसर आ जाएगा सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। निम्न में से कौन
कौन सा एक टेक्स्ट मार्जिन ट्रीटमेंट है। आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक टेक्स्ट मार्जिन ट्रीटमेंट है जिसमें सभी लाइनें लेफ्ट हैंड मार्जिन से शुरू होती है लेकिन राइट हैंड मार्जिन पर अलग अलग लंबाई की होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रेगेड राइट। चलिए नेक्स्ट, सब डायरेक्टरी में सभी फाइलें दिखाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा ए dir path name। देखो dir पाथ नेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किन बटनों के संयोजन से एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। तो ये किया जाता है Ctrl+P। सबसे आसान क्वेश्चन। तो कंप्यूटर क्वेश्चन कैसे लगो कमेंट करके बताना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। अभी तो हम उसके क्वेश्चन करेंगे प्रबंधन के। चलिए देखो नेक्स्ट, प्रबंधन के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रबंधन क्या है। समूह के सदस्यों के रवैयों के योग को डैश कहते हैं। प्रेरणा, मनोबल, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मनोबल। समूह के सदस्यों के रवैयों के योग को क्या बोलते हैं, मनोबल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देखो। मनोबल जिसको बोलते हैं मोराल का अर्थ समूह के सदस्यों के भावनात्मक और मानसिक स्तर का कुल योग जो उनकी कार्य क्षमता और उत्साह को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। जब शिक्षार्थियों को शैक्षिक प्रकृति के किसी विषय पर दर्शकों श्रोताओं के मध्य व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसको बोलते हैं संगोष्ठी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। जब शिक्षार्थियों को शैक्षिक प्रकृति के किसी विषय पर दर्शकों श्रोताओं के मध्य व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो इसको बोलते हैं संगोष्ठी। इसके बारे में डिटेल देख लो। संगोष्ठी को क्या बोलते हैं, सेमिनार। सेमिनार वह प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षार्थी किसी शैक्षिक विषय पर चर्चा या प्रस्तुति देते हैं। तो भाई सेमिनार वर्ड का जो हिंदी है ना वो बहुत कठिन है। अगर हिंदी में संगोष्ठी होता है, सेमिनार होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि व्यक्ति पर समाज के नियंत्रण का नाम बताए। रीति, प्रतिबंध, फिर बोल रहा है राज्य, सामाजिक नियंत्रण। तो मैं आपको बता दूं कि भाई व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण का नाम क्या है, सामाजिक नियंत्रण, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि मैंने पंचवर्षीय योजना तो पूरा आपको करवा ही दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देखो, एक ही वीडियो में पूरा चीज़ करवा दिया है। 64 का जो आंसर आ जाएगा 1 अप्रैल 2002। 1 अप्रैल 2002 को 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी और कब तक चली थी तो 31 मार्च 2007 तक चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। संचार की वह विधा जिसमें केवल एक स्रोत जानकारी को प्राप्तकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या को एक साथ संचारित करता है कहलाती है। क्या कहलाती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जनसंचार। क्या बोलते हैं, जनसंचार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है 66, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो किस राज्य में है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, केरल। देखो आपको पता है ना, केरला जो है वो साक्षरता में बहुत आगे है। तो जो केरल है ना वो उसमें महिला साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 67वां क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा, 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, ठीक है। देखो इसके बारे में डिटेल। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन 1952 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय योजनाओं का समीक्षा करना और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपसे 68 पूछा जा रहा है। इनमें से क्या नीति आयोग का एक कार्य है। नीति आयोग का कार्य क्या है, 68वां क्वेश्चन। पहला दिया संसाधनों के संतुलित और प्रभावी उपयोग के लिए योजना, दूसरा दिया योजना की समीक्षा करना, तीसरा दिया देश के विभिन्न संसाधनों का आकलन करना, और चौथा दिया उपरोक्त सभी। देखो नीति आयोग का कार्य ये सभी है, आप लगाओगे डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी, याद रखना। ये योजना आयोग का नया नाम चेंज किया गया था और नीति आयोग कर दिया गया था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारी समाचार पत्र में किसका विज्ञापन देते हैं, उनके समाचारों का, उनके विचारों का, उनके रवैयों का, उनकी वस्तुओं का। सिंपल क्वेश्चन, इनका आंसर आ जाएगा उनकी वस्तुओं का। देखो भाई, व्यापारी जो हैं समाचार पत्रों में क्या करेंगे, उनकी वस्तुओं का विज्ञापन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 70। विपरीत दृष्टिकोण से उत्पन्न प्रतिकूल विरोधी परिस्थिति क्या कहलाती है। विचार मंथन, मतभेद, समन्वय, समझौता। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा मतभेद कहलाती है, बी आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि विपरीत दृष्टिकोण से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति, इसको बोलते हैं मतभेद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेतृत्व कहलाता है, नेतृत्व क्या कहलाता है। पहला दिया अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण, तीसरा दिया भर्ती और चयन, और चौथा दिया उपरोक्त सभी। आंसर क्या आएगा,
अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना, यही नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो नेतृत्व जिसको हम बोलते हैं लीडरशिप, ये क्या काम करता है? लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने और उन्हें संगठनात्मक उद्देश्यों की और प्रेरित करने से है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि नेतृत्व क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे कि अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए 72 देखते हैं। भारत में जनगणना कितने अंतराल पर की जाती है? सिंपल क्वेश्चन है भाई, भारत में जनगणना कितने अंतराल पर की जाती है? आप इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे 10 वर्ष में। 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है। चलिए देखो यहाँ पर डिटेल देख लो कि भारत में जनगणना हर साल 10 साल में एक बार की जाती है। पहली जनगणना जो थी की गई थी 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से 1881 से हो रही है। पहली की गई थी 1872 में, परंतु नियमित रूप से अगर आपको पूछा जाए ना तो आप लगाना 1871 से नियमित 81 से नियमित रूप से की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावशाली होने के लिए हर नेतृत्वकर्ता को डैश का प्रयास करना चाहिए। किसका प्रयास करना चाहिए प्रभावशाली होने के लिए? तो आप लगाओगे सर मानव व्यवहार को समझना, बिल्कुल। मानव व्यवहार को नियंत्रित करना, बिल्कुल। मानव व्यवहार का पुनर्अनुमान लगाना, ये तीनों का कर सकते हो। तो प्रभावशाली होने के लिए हर नेता को क्या प्रयास करना चाहिए? तो तीनों का प्रयास करना चाहिए। तो डी आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 75। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से आपराधिक गतिविधि डैश है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, साइबर अपराध है। क्या है? साइबर अपराध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भौतिकवादी योजना के नाम से जानी जाती है? भौतिकवादी योजना के नाम से जिस योजना को जानते हैं ना, भौतिकवादी योजना के नाम से 75 क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। चलिए नेक्स्ट, देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 को भौतिकवादी योजना कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसको हम बोलते हैं भौतिकवादी योजना? तो ये है तीसरी पंचवर्षीय योजना। 61 से लेकर 66 इसका टाइम पीरियड है, क्योंकि इसमें औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समाचार पत्रों का पाठक डैश के संपर्क में रहता है। किसके संपर्क में? इसका आंसर आ जाएगा सार्वजनिक मामलों में। आपने देखा है कि समाचार पत्र का जो पाठक होगा वो सार्वजनिक मामलों के संपर्क में रहेगा। चलिए 77। विस्तार विधि का व्यक्ति समूह वर्गीकरण डैश पर आधारित है। देखो विस्तार विधि का जो व्यक्ति समूह वर्गीकरण डैश पर आधारित है, तो ये आधारित है संप्रेषण व्यक्तियों की संख्या। 78। भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा पंतनगर में। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। आपको क्वेश्चन था कि भारत के पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई, तो इसका आंसर आ जाएगा पंतनगर में। डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, देखो भाई भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया। तो आपको पूछा जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र भारत का पहले कहाँ पर स्थापित किया गया? पंतनगर में, जो कि उत्तराखंड में आता है, और ये किया गया 1974 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78। बी.आर. मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से इनमें से किसके सक्रिय विचारण को उद्दीप्त किया था? किसके किया था? तो ये किया था विकेंद्रीकरण के। विकेंद्रीकरण, देखो जब भी आएगा बी.आर. महिला दल का नाम तो हमें से याद रखना विकेंद्रीकरण आप लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डैश का कार्य ब्लूप्रिंट होता है। डैश कार्य का ब्लूप्रिंट होता है, मतलब क्या जो है वो कार्य का ब्लूप्रिंट होता है? कार्यक्रम, योजना, परियोजना, कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो 80 का आंसर आ जाएगा योजना। योजना जो होती है ना, योजना जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं, तो ये क्या होता है? कार्य का ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि भाई इसी के माध्यम से हमको सारी चीज़ें पता चल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवाही योजना डैश की योजना होती है? एक से, चलो ये देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। ये प्रभावी योजना 1 से लेकर 1.5 वर्ष है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 3 वर्ष, 2 वर्ष, वर्ष दर वर्ष आधार। तो जो प्रवाही योजना होती है ना, वो वर्ष दर वर्ष होती है, वर्ष दर वर्ष आधार होती है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, प्रवाही योजना वर्ष दर वर्ष आधार होती है। चलिए देखो, प्रवाही योजना जिसको रोलिंग प्लान बोलते हैं, वह योजना होती है जो हर साल आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार संशोधित की जाती है। देखो जो योजना हर साल होगी और आवश्यकता और परिस्थिति के आधार पर उसका संशोधन होगा, उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? प्रवाही योजना, जिसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं, और ये वर्ष दर वर्ष होती है। नेक्स्ट, जहाँ से हम और जहाँ से हम हैं और जहाँ जाना चाहते हैं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन रहता है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, योजना सेतु कहते हैं। और ये क्वेश्चन एकदम सही है ना, इसका आंसर एकदम सही है। आपको सोर्स दिखाता हूँ कहाँ से मैंने इसको उठाया हूँ। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ये बुक लिखा था हेनरी फयोल ने, और हेनरी फयोल की बुक में ही ऐसा लिखा गया है
कि जो योजना सेतु होता है उस अंतर को दर्शाता है जो वर्तमान स्थिति और भविष्य के लक्ष्यों के बीच होती है। मतलब आपने आज सुपरवाइजर बनने का जो प्लानिंग की हो और जो भविष्य में आप सुपरवाइजर बनोगे उसके बीच का जो अंतराल है उसी को बोलेंगे योजना सेतु। और इसके बारे में बताया था प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बुक में हेनरी फयोल ने। ठीक है, चलिए, अच्छे विस्तार कार्यक्रम को डैश होना चाहिए, दृढ़, लचीला, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा दृढ़ भी होना चाहिए और लचीला भी होना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्मों का उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत पद्धति से, सर्वजन पद्धति से, सामूहिक पद्धति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्मों का उपयोग कैसे किया जाता है? सामूहिक पद्धति से। सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा नए के रूप में देखे गए किसी विचार, अभ्यास या वस्तु को क्या कहते हैं? 85 क्वेश्चन, तो इसको बोलते हैं नवाचार। क्या कहते हैं? नवाचार। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए, इनोवेशन कहते हैं किसी नए विचार, प्रक्रिया या वस्तु को लागू करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की आधारभूत इकाई क्या है? समूह है, परिवार है, समुदाय है, आस पड़ोस है। आंसर क्या आएगा? परिवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87, देखो ध्यान से, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्रबंधन का गुण नहीं है? प्रबंधन का गुण क्या नहीं है? अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? 87, तो 87 का आंसर आ जाएगा प्रबंध, स्वामित्व की समानता। ये जो है प्रबंध का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, समाचार पत्र का वाहक है पिक्चर, विचार, धन, उपरोक्त सभी। देखो, समाचार पत्र का वाहक क्या आता है? मतलब समाचार पत्र कहाँ से आप बना सकते हो? तो ये विचार से बना सकते हो। पिक्चर और धन ये भी दिया है परंतु ये नहीं आएगा। ठीक है, देखो समाचार पत्र मुख्य रूप से विचार और जानकारी का वाहक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, WPN का पूरा नाम क्या है? WPN का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, यही होता है WPN का मतलब। WPN का मतलब क्या होता है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। WPN वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क एक छोटे दायरे में वायरलेस नेटवर्किंग की सुविधा देता है, जैसे ब्लूटूथ या इंफ्रारेड आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी समिति के अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्था का गठन हुआ। तो देखो, आप याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति की अनुशंसा पर जो है आपके इसका गठन हुआ, बलवंत राय मेहता समिति का के आधार पर पंचायती राज का। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कई बार करे हो। देखो भाई, 1997 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसे 1959 में लागू किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया गया? तो ये किया गया कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। 92, देखो भाई, सामुदायिक संगठन निम्नलिखित में से किस स्तंभ पर आधारित है? तो ये स्तंभ पर आधारित है कार्यकर्ता, समुदाय, संस्था, ये तीनों स्तर पर। तो डी आंसर आएगा। चलिए देखो, सामुदायिक संगठन जो होता है वो कार्यकर्ता, समुदाय, संस्था तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्ट कार्य के लिए अयोग्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रारंभिक साक्षात्कार। प्रारंभिक साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टतः कार्य के लिए अयोग्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, TQM क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 94, इसका जो आंसर आ जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM का मतलब होता है। 95, देखो, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह कैसे होते हैं? बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 95 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा सी, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। नेक्स्ट, एक समूह के सदस्य पारस्परिक चेतना और पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं। पहला दिया है। दूसरा दिया समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं। तीसरा दिया है उपरोक्त सभी, और चौथा दिया सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। अरे भाई, इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट, सामाजिक समूह कार्य का विकास व्यावसायिक रूप से कब हुआ? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना 1935। देखो, सामाजिक सामूहिक कार्य इसका जो विकास हुआ व्यावसायिक रूप से वो 1935 में हुआ। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखो। सामाजिक सामूहिक कार्य 1935 में एक पेशेवर क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ। चलिए नेक्स्ट, किस विद्वान ने अपनी परिभाषा में सामूहिक कार्य को एक शिक्षात्मक प्रक्रिया बताया है? किसने बताया है? तो ये बनाया है कोनोप्का ने। कोनोप्का ने क्या बताया है? शिक्षात्मक प्रक्रिया बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, अपर्याप्त संचार एक डैश समस्या है। तो ये कैसी समस्या है? तो ये एक सतत समस्या है। अपर्याप्त संचार एक कैसी है? सतत समस्या है। चलिए नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो किसी समूह संचार में सम्मिलित होता है उसे संदेश या स्रोत माध्यम के विषय में निर्णय लेने से पहले अपने प्राप्तकर्ता की आदतों
तथा डैश के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। तो ये है विशिष्टता, इसका राइट आंसर आएगा। विशिष्टता इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, सी आंसर आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।